दिख रही स्क्रीन ना, मतलब व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है? कोई एक लोग बोले। तो आज हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेशन। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जो है स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो ओवर थिंकर हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है या निराश हैं अपनी ज़िंदगी से, सामाजिक ज़िंदगी से, वो वाली ज़िंदगी नहीं। इसके अलावा परसिस्टेंस एक वर्ड हो सकता है, आपने परसिस्टेंट पेशेंस वगैरह सुना है आपने। फोर्टिट्यूड हो सकता है आपने ना सुना हो, या सुना भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते ये वर्ड। और एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीचेस में, वो है परसिवरेंस। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। हम लोग के सिलेबस में क्या है? सिलेबस में बस है परसिवरेंस। लेकिन चूंकि ये सारे वर्ड्स जो है इसी से रिलेटेड हैं, तो इन सब को पढ़ना भी ज़रूरी है। और जब आप इन सब को पढ़ लेंगे ना, तो परसिवरेंस भी समझ में आएगा। पढ़ लेंगे का मतलब क्या? ये वर्ड्स क्या हैं, बस इतना समझना है, ठीक है। क्योंकि चारों में कॉमन सी चीज़ें क्या हैं? सब में हम लोग एक एम की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, एक मकसद की बात करते हैं। और आप देखेंगे कि सारी चीज़ों में मुश्किलें भी हैं। सब्र का एक सिर्फ मान लीजिए, अगर बाकी की डिटेल नहीं पता है तो सब्र को ही बस ले लीजिए। सब्र जितना आसानी से कहा जाता है उतनी ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर इंसान कर ले तो ज़िंदगी जो है, अगर आपकी बदतरीन ज़िंदगी है तो वो बेहतरीन हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ सब्र से। और यहाँ अगर सब्र कर भी रहे हैं फिर भी अगर ज़िंदगी नहीं सुधरी, अब जो भी ग्रुप हो सीक्वेंस में चल रहे हैं। हाँ, 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 2 मिनट उसके बाद एक्स्ट्रा रुके थे, तो चलिए उसको भी सुन लीजिए लगे हाथ। तो कल हम लोग बेनिफिट्स पढ़ रहे थे, मतलब टॉलरेंस पढ़ रहे थे, और उसमें बेनिफिट्स बताए गए थे। 3 लेवल पे बताए गए थे, इंडिविजुअल का, सोसाइटी का और एडमिनिस्ट्रेशन का। इंडिविजुअल अपने आप से शुरुआत करिए। हम सब अपने आप को देखें, अगर हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाए, सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में जो हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बहुत ही बेहतर रिश्ता हो जाएगा। और जब रिश्ता बेहतर होगा ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। रिश्ते बेहतर हुए, और रिश्ते बेहतर हुए इसका मतलब आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तभी तो आप रिश्ता बनाए रखना चाह रहे हैं। तो एक इंक्लूसिवनेस आती है ज़िंदगी में। आपके भाई ने कुछ बोल दिया, भाई छोड़ दीजिए, मान लीजिए शादी नहीं हुई है तो भाई बहन का रिश्ता बड़ा क्लोज होता है। शादी हो जाती है, जब माँ बाप चले जाते हैं, जब ज़मीन के बंटवारे की बात आती है, तब असली चेहरा सामने आता है, स्पेशली भाइयों का। उस टाइम पे भी मान लीजिए आपके भाई ने आपसे कुछ बोल दिया, आप बर्दाश्त कर गई कि ठीक है भाई ये बोला। आपने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि रिश्ता बना रहे, आपको ज़मीन की परवाह नहीं थी। इंक्लूसिवनेस, रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आई, अच्छी जो है आपकी इमेज भी बनी कि हाँ आप इतनी बर्दाश्त वाली हैं, उतना गलत हो रहा है आपके साथ, फिर भी आप उनकी कड़वी बातों को आप जो है पी ले रही हैं, लड़ नहीं रही। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे फ़ायदे हो गए। सोसाइटी के लेवल पे फ़ायदे यही हैं लगभग, इनको थोड़ा सा और ब्रॉड कर दीजिए। इंक्लूसिवनेस यहाँ पे भी होगी, डाइवर्सिटी यहाँ पे भी होगी। फ़र्क इतना है कि हम पर्सनल लाइफ की बात की, भाई बहन का एग्जाम्पल दिए, ये आप हिंदू मुस्लिम का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर टॉलरेंस है, हिंदू मुस्लिम एक ही आबादी में मिलजुल के रहेंगे, उनके त्योहारों से आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके त्योहारों से उनको कोई दिक्कत नहीं। मुहर्रम पे आपका ताजिया बिल्कुल आराम से उनके घर के सामने से गुजर के एतराज़ तक नहीं किया, और दशहरे में उनका जो है पंडाल आप ही के घर के सामने बना है, 8 दिन आपका सब सामने हो रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं, दिल से बर्दाश्त कर रहे हैं। टॉलरेंस है, इंक्लूसिवनेस यहाँ पे भी है, ठीक है ना। और अगर ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं तो मल्टी कल्चरलिज्म को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म को भी आप प्रमोट कर रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहें, अलग भाषा, धर्म, जाति सब मिलजुल के रह रहे हैं। मल्टी कल्चरलिज्म का भी मतलब यही है कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिल के रह रहे हैं,
अगर टॉलरेंस गायब कर दी जाए तो हम एक दूसरे को कल्चर को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा है जो उनके कल्चर में एकदम नहीं है, या फिर उनका कल्चर कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा है जो हमारे कल्चर में एकदम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मोनोथिज्म की बात करते हैं, एकेश्वरवाद। हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म की बात होती है, बहुईश्वरवाद। एकदम अपोजिट चीज़ें। अब हम अड़ जाएं, क्यों तुम पूछ रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, हम जाके लड़ने लगें या फिर वो आके लड़ने लगें, ऐसे कैसे एक ही ईश्वर है, ये वो, समाज चलेगा? नहीं चलेगा। तो टॉलरेंस जो है इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। आपसे जो कम नॉलेज वाले हैं उनको कैसे आप साथ बनाए रख सकते हैं, उनकी कैसे बचकानी बातों को आप सह के एक जो है इक्वालिटी का दर्जा दे सकते हैं। समाज में जिनको दबा कुचला माना जा रहा है, उनकी कुछ चीज़ें बुरी भी हैं तो कैसे हम उनको समझ के बर्दाश्त करके साथ लेकर चलने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाहिर सी बात है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आपके डिपार्टमेंट में कैसे लोग हैं वो आपको देखना है, कहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ की आबादी कैसे है वो आपको देखना है। पता चला आप मान लीजिए जनरल कास्ट से आ रहे हैं और आपके मन में पहले से प्रेजुडिस है, एकदम मान के बैठे हैं कि नहीं SC ST वाले ये हैं या दलित ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, अछूत वाली चीज़ें जो है मन में बिठा के रखे हुए हैं। बर्दाश्त है ही नहीं। आप फैसले कैसे लेंगे, काम कैसे करेंगे? आपके डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपका असिस्टेंट जो है वो भी मान लीजिए दलित है, क्या करेंगे आप? आपको वहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। टॉलरेंस आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपका वर्क कल्चर जो है वो बेहतर होगा। ठीक है। और इसी टॉलरेंस से रिलेटेड जो है बातें की जेस मिल ने। कई बार हम एग्जाम्पल दिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 99 लोग एक जैसा सोच रहे हैं और एक अलग सोच रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक बुरा है या फालतू सोच रहा है और वो 99 जो एक ही तरह का सोच रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसकी दो वजह जेस मिल ने दी, महात्मा गांधी ने भी इसकी बातें की। क्या बातें की? कि जैसे 99 लोग सोच रहे हैं उन सबका अपना अपना एक दिमाग है। वो इत्तेफाक से हो सकता है कि 99 की सोच एक जैसी हो गई, लेकिन सबका अपनी अपनी एक थिंकिंग है, सब अपना दिमाग लगा रहे हैं। वैसे वो भी एक अपना दिमाग लगा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि अच्छे विचार जो है या अलग विचार, इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, आविष्कारक जो चीज़ें हैं, वो किसी एक ही के माइंड में आती हैं। आप जितनी भी इन्वेंशंस देख रहे हैं अपने आसपास, वो किसी एक इंसान ने ही सोचे और उसको बना के रख दिया। तो एक इंसान जो अपनी अलग बात रख रहा है उसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। वो इज्जत कहाँ से आएगी? वो इज्जत आएगी टॉलरेंस से। आप कह रहे हैं कि नहीं ये 99 बकलोल थोड़ी हैं, पागल थोड़ी हैं, तुम बड़े आए महान एक अपना अलग विचार लेके क्या समझते हो अपने आप को? तो वो एक तो उसका विचार भी मर गया, उसको अपने बोलने की आज़ादी भी नहीं दी। टॉलरेंस नहीं है। हो सकता है आप वहाँ पे टॉलरेट कर जाएं और वो इंसान कोई ऐसा विचार आपके सामने रख दे या लेके आए जिससे दुनिया ही बदल जाए। इसी में जैसे हम कल एक एग्जाम्पल दिए थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब जो जहालत का दौर था उससे पहले तो अरब में सारी लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अब जब वही नाजिल हुई और आयतें आई, जैसे एक आयत ये भी है, इसका मतलब इसमें जिक्र किया गया था कि हाँ पैदा होते ही बच्चियों को दफना दिया जाता था। मतलब जब मरेगा इंसान तो पूछा जाएगा कि किस सबब से तुमने जो है बच्चियों को दफना दिया। तो उस टाइम पे जब वही नाजिल हुई, अभी तो मक्का में क्या था, एकदम जहालत का दौर था और यही सब चीज़ें चली आ रही थी। और जब 3 दिन जो है गार में थे और वापस आए तो पूरे मक्का में जो है मजाक बनाया गया, मजाक उड़ाया गया। यही बात है यहाँ पे टॉलरेंस की बात। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे वहाँ पे जो लोग थे वो ये कहते थे कि हाँ ये जो हमारे साथ बाज़ारों में घूमता था, ऐसा अचानक क्या हुआ गार में कि वो आके जो है खुदा का पैगंबर बन गया, ऐसे बोलते थे। लेकिन बात में दम था ना, उसने दुनिया को एक नई रोशनी दी और नई चीज़ें आज देखिए दुनिया क्या है, उसी एक अलग विचार से। ठीक है ना। तो एक विचार अगर है किसी एक के मन में जो बिल्कुल समाज से अलग है, तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें जो है गलत हों। और ये समझ आपके अंदर तभी आएगी जब आपके अंदर टॉलरेंस होगी। ठीक है। और लास्ट में हम बताए थे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम इसकी कई सारी देख सकते हैं। पहली बात यह कि समाज में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, जैसे
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल अभी लिए तो उस टाइम पे बच्चे तक जो है पत्थर चला चला के मारते थे, जहाँ वो जाते थे जो है क्रिटिसिज्म और उल्टी पुल्टी चीज़ें लोग बोलते थे, सुनाते थे, मारते थे। यहाँ तक कि जो है कितने लोग शहीद हो गए सिर्फ सपोर्ट करने की वजह से। उसमें पहला नाम जैसे कल ही हम जिक्र किए सुमैया का और यासिर, दो जो है ये हज़रत अम्मार के वालिद और वालिदा थे। तो ये इस्लाम की दुनिया के पहले शहीद हैं दोनों लोग। क्यों शहीद हुए? सिर्फ इसलिए कि उस कल्चर की उन्होंने मुखालफत की, जो अरब में कल्चर पनपा हुआ था उस कल्चर से हट के एकदम दूसरी ही बात इन्होंने की। दूसरी बात क्या थी? जो बातें इस्लाम ने सिखाई, और उनको मार दिया गया। तो क्रिटिसिज्म बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली ऐसे समाज में जहाँ पे मेजॉरिटेरियन जो हैं वो आपके व्यू के खिलाफ हैं। एक बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक सोच वाला, आप वहाँ पे जाके एक अलग सोच रखिए तो समाज उसको पहला तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि वो हद से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और आपको ही नुकसान पहुँचा दे। एक ये चीज़ है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि टॉलरेंस हर जगह बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, वहाँ पे आप टॉलरेट कर रहे हैं, मारा आपने बर्दाश्त किया, दूसरी बार मारा फिर से बर्दाश्त किया, तीसरी बार मारा बर्दाश्त किए जा रहे हैं। सामने वाले की गलत चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त करना भी ये नुकसानदायक है। उसको ये एहसास दिलाना ज़रूरी है जो कर रहे हैं वो गलत है। उसके लिए आपको उसके गाल पे भी एक थप्पड़ मारना पड़ेगा, यानी कि पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ताकि उसको भी सबक मिले और लोगों को भी सबक मिले कि अननेसेसरी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जो गलत है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं, और भी अपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें सोच सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो कल भी नहीं बताए थे वो ये कि टॉलरेंस कैसे डेवलप होगी। तो डेवलप करने का भी तरीका सब वही है जो आप पीछे पढ़ते आए हैं। आप उन लोगों के साथ मिलजुल के रहिए जिनके लिए आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझिए, उनका नज़रिया भी देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लीजिए जिसके बारे में पूर्वाग्रह है और उसकी वजह से आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि हाँ ऐसा क्यों है, क्या वजह है। इसके अलावा किताबें पढ़ सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, और ऑटो सजेस्टिव मोड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप से कुछ सवाल करिए सोने से पहले, या फिर आप अपनी डायरीज जो है बनाइए, डायरी में आप लिखिए। ये सब मेथड भी जो है आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन, पेशेंस, परसिस्टेंट, फोर्टिट्यूड और परसिवरेंस पे। सब में कॉमन सी चीज़ें हम बताएं ना कि सब में मकसद की बात हो रही है और सब में डिफ़िकल्टीज़ हैं। पेशेंस जैसे एग्जांपल हम दे रहे थे कि सब्र को लीजिए, सब्र बहुत मुश्किल चीज़ है। ऐसे इन सारी चीज़ों में मुश्किलातें जो हैं क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो इम्पॉसिबल लगता है आम लोगों को। अब कोई 10 साल से बीमारी झेल रहा है तो कायदे से कहा जाएगा ना सब्र करें। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तब भी हम यही कहेंगे, अगर इलाज नहीं है उसका तो हम यही कहेंगे कि हाँ सब्र करो सब्र करो। लेकिन वो जो झेल रहा है वो जानता है कि हाँ कैसे सब्र हो रहा है। तो मुश्किलें इसमें दिखाई देती हैं ये पूरे प्रोसेस के दौरान, इन सारे टर्म्स में। तो पहला हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है? आपने कोई अपना एक मकसद सोचा और उस पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि हम आईएएस बनेंगे और आप उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला कर लेते हैं और उसी पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किताबें खरीद ली, एकदम पूरा मन में डिसाइड कर लिया है आपने कि हमको आईएएस बनना है, और अगले दिन से आप क्लास वगैरह करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिंपल भाषा में यही बस डिटर्मिनेशन है, इतनी ही बात है। लेकिन अगर आप डीपली सोचें, आपने आईएएस बनने का फैसला कर लिया, तो आईएएस के प्रोसेस को आप ध्यान से देखें। आप पहली बात तो है कि कम से कम 2 साल आप प्रिपरेशन करिए। अगर आप 1 साल कोचिंग भी कर रहे हैं तो 1 साल घर प्रिपरेशन करिए, उसको रिवीजन वगैरह। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपको 99% आपके मन में ये होना चाहिए कि आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि आईएएस एक ऐसी चीज़ है, अपने आप पे यकीन होना चाहिए, लेकिन आपको ये मन में होना चाहिए कि हम फेल भी हो सकते हैं। इसलिए होना चाहिए ताकि आप डिप्रेशन में न चले जाएं। तो बहरहाल
फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, फेल, सेकंड फेल, थर्ड फेल, इसी तरीके से 5-5, 6-6 साल लोग देते हैं। जब इन असफलताओं को आप देखें, महसूस करें, उसके बावजूद आप लगातार कोशिश करते रहें। पहली बार फेल हुए, आपने और मेहनत करने का फैसला किया। दूसरी बार आप फेल हुए, आपने और ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन जो है एकदम, आप अड़े हैं उस पर और आप सोच चुके हैं कि नहीं, हम उस गोल को हासिल करके रहेंगे। और आप लगातार जो है हर परेशानी के बाद कोशिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। यही क्या है? पेशेंस है। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इंसान का अल्टीमेट जो रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी का, डिटर्मिनेशन जो है, वो मान लीजिए कि हैप्पीनेस है। आपका डिटर्मिनेशन हैप्पीनेस है, खुश रहना है। इंसान सुकून चाहता है, खुशियाँ चाहता है। जो चीज़ें वो कर रहा है सुकून के लिए कर रहा है। आप कमा के कुछ बन रहे हैं तो वो भी सुकून के लिए, खुशियों के लिए, चाहे अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए। आपका डिटर्मिनेशन हो गया क्या? खुश रहना। लेकिन उस खुशी की तलाश में या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते पे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, एक के बाद एक मुश्किलें आती रहेंगी और आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप एकदम डिसाइड मन में कर चुके हैं कि हमको हैप्पीनेस चाहिए। हर रोज सुबह उठते हैं, आपको एक नई मुसीबत दिखती है। आपकी तबीयत खराब थी, आपने इलाज कराया, सही हो गया। पता चला आपका जो है डिसिप्लिन गायब हो गया। आपने उसको पटरी पे लाया, पता चला आपको ये एंजाइटी आपके अंदर आ गई, कुछ वैसी घटना आपने देख ली, उसको आपने किया, पता चला फिर से आप बीमार हो गए। सही किया आपने, रिवीजन वगैरह किया, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मान लीजिए, या एग्जाम कोई दिया, पता चला फेल हो गया। ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। सुकून कहाँ है? सुकून तो और दूर होता जा रहा है। लेकिन इन परेशानियों के बाद भी आप सुकून के लिए काम किए जा रहे हैं, अपने पर्पस के लिए, जो अल्टीमेट आपका एक पर्पस है, या फिर आईएएस बनने के लिए लगातार आप लगे हुए हैं। यही क्या है? आपका पेशेंस, कंटिन्यूअस एफर्ट दिखना चाहिए। पेशेंस यही है। उसके बाद है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड इसलिए पेशेंस के बाद लिए कि उसी की अगली कड़ी है फोर्टिट्यूड। आपने पेशेंस अपने अंदर लाई, सब्र आपके अंदर आ गया। जो डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आ रही है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की जो आपकी योग्यता है, क्षमता है, वही आपका फोर्टिट्यूड है। आपके अंदर, आपके सामने परेशानी आई, आईएएस बनने की तैयारी करें, परेशानी आई, आपने उस परेशानी का मुकाबला किया और मुकाबला इस तरीके से किया कि आपके मकसद पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना अपने मकसद को चेंज किए, बिना अपने एटीट्यूड जो है, ये एम को चेंज किए हुए, अगर आप अपनी परेशानियों का सामना करते हैं, उसके साथ डटे रहते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, वही आपका होता है फोर्टिट्यूड। गांधी जी को ले सकते हैं आप। गांधी जी ने जो है, जो भी उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, पूरा एक तो खाका तैयार किया, और ज़मीन इधर से उधर हो जाए या आसमान फट जाए, उनका नेचर ऐसा था कि वो उससे बदलते नहीं थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, देश के लिए था, आज़ादी के लिए। लेकिन चौरी चौरा का कांड हो गया, भारतीयों ने ही अंग्रेज़ों को मार दिया। तो अब उस देशभक्ति अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो आप सोचेंगे कि भारतीय ही तो थे, अंग्रेज़ों को ही तो मारा था, उन्हीं को तो भगाना था, मर गए मर गए। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको हिंसा चाहिए ही नहीं थी एकदम। ये क्या है? फोर्टिट्यूड है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी वैल्यूज से, अपने मकसद से। ठीक है। और फिर परसिस्टेंस क्या है? परसिस्टेंस जो है, इसी का अगला रूप है। अब इसी में गांधी जी का एग्जाम्पल फिर से लीजिए। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन में जो भी प्लान था, एकदम उसी पे अड़े रहे, नहीं बदले। सिविल डिसोबीडियंट जो है मूवमेंट हुआ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें भी वो एकदम खाके के हिसाब से अपने जो भी ड्राफ्ट तैयार किया उसके हिसाब से चल रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने हिंसा को कहा कि अगर आपकी इज्जत पे आँच आए, आपके ज़मीर पे, आपके परिवार पे,
इज्जत जो उछाली जाए, तो हिंसा का भी सहारा लेना पड़े, आप ले सकते हैं। इस तरीके की जब शिद्दत आ जाए आपके अंदर, कंटिन्यूएशन आ जाए अपने मकसद को पाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म में आप मेहनत कर रहे हैं, वो होता है परसिस्टेंस। लगातार एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, यानी कि आपका पेशेंस भी है इसमें, और उसमें आपका फोर्टिट्यूड भी है, और डिटर्मिनेशन तो है ही है। तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं, और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, और उसके लिए जो करना पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है आपका फोर्टिट्यूड। आप फोर्टिट्यूड करें, परसिस्टेंस। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक नाम आता है मांझी द माउंटेन मैन। ये मूवी एक गए थे, दशरथ मांझी एक बिहार के थे। उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया। कैसे पहाड़ काटा? छेनी हथौड़ी से। और 22 साल तक वो पहाड़ काटते रहे, 22 साल में रास्ता बन के तैयार हुआ। लगभग 100 कुछ मीटर का उन्होंने रोड बना दिया एक पहाड़ काट के। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है? परसिस्टेंस का एग्जाम्पल है। लॉन्ग टर्म में उन्होंने मेहनत की और लगातार अपने प्रयासों को उन्होंने जारी रखा, जद्दोजहद करते रहे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज क्या है? आवाज जा रही है ना कि कट हो गया? अच्छा ठीक। लास्ट चीज है आपका परसिवरेंस। एकदम आसान भाषा में, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, परसिस्टेंस है, फोर्टिट्यूड है, तो मतलब आपके अंदर परसिवरेंस है। आप अपने परसिस्टेंसी को बनाए हुए हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी देख रहे हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ रही है, उस मुसीबत का सामना कर रहे हैं बिना कॉम्प्रोमाइज किए, अपने मकसद पर एकदम फोकस किए हुए हैं, एकदम पूरी तरीके से डिटरमाइंड है, अपने पेशेंस को बनाए हुए हैं। 4 दिन परेशानी आई, 5वें दिन थके नहीं, आप फिर से उठे, फिर से दौड़ना शुरू किया आपने। इस तरीके का मोटिवेशन आपके अंदर हो और ये सारी चीज़ें शामिल हों आपके अंदर, तो वही होता है आपका परसिवरेंस। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? इन सारी चीज़ों में से, इन सारी चीज़ों में से आपके अंदर, हाँ, परसिवरेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम से जब भी आप देखिएगा कोई है कि किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, तो वो हर बार परसिवरेंस ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें अपने आप समाहित हो गई। ठीक है, परसिवरेंस के फायदे क्या हैं? जैसा कि अभी हम बताएं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म में, ये नहीं कि आप सुबह जो है चावल में से कंकड़ निकाल रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो परसिवरेंस ज़रूरी है। और परसिवरेंस अगर आपके अंदर है तो इसका सेकंड फायदा ये है कि आपके अंदर पेशेंस, परसिस्टेंस, फोर्टिट्यूड ऑटोमेटिकली है। एक रेजिलियंस आपके अंदर आएगा, एक लचक आएगी आपके अंदर, यानी कि छोटी मोटी परेशानी आई, आपको सोचना ही नहीं है, सब्र है आपके अंदर। कोई दिक्कत आई, कुछ वैसा मसला आपके सामने खड़ा हो गया, आपने सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लिया, आपके अंदर फोर्टिट्यूड है। क्यों है पेशेंस, क्यों है फोर्टिट्यूड? क्योंकि आपके अंदर परसिवरेंस है। और जब आपके अंदर पेशेंस, परसिवरेंस है, तो जाहिर सी बात है आप समाज में एक बेहतर इंसान के तौर पे जाने जाएंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है आपके पर्सनल लाइफ में कि आप रिश्तों को बेहतर संभाल पाएंगे। क्यों? पेशेंस अगर देखा जाए तो इसमें भी सारी चीजें आ जाती हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले टॉलरेंस पढ़ रहे थे ना, टॉलरेंस भी तभी है जब आपके अंदर पेशेंस है। टॉलरेंस एक्चुअली में क्या है? आपके अंदर जो बात है, आपके जो विचार हैं, आप उसको जो उड़ेलना चाहते हैं ना, सामने वाले पे थोपना चाहते हैं, वही आपको रोकना है, तभी टॉलरेंस आएगी। और वो तभी रोकेगी जब आपके अंदर पेशेंस होगा। ठीक ना? तो ये सारे फायदे आप देख सकते हैं। मेरे में कुछ नहीं है, बड़े फालतू आदमी है मैं। अरे सीरियस कह रहे हैं।
नहीं, मेरे अंदर पेशेंस है, वो ट्रूथ, परसिवरेंस नहीं है। ये सब महात्मा जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर होता है। अभी मान लीजिए, अब देखिए एक और चीज बेनिफिट अगर देखना हो आपको परसिवरेंस का, तो इसमें स्टेबिलिटी दिखाई देगी आपको। हम में से, चाहे आप ही लोगों चाहे हम हो, हमारे अंदर किसी के भी अंदर स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगी। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर पेशेंस है, मान रहे हैं, ठीक है, आप कोई बात किसी को समझा रहे हैं, कोई बहुत ही नेगेटिव इंसान है, डिप्रेशन में है, आप समझाए उसको, अगले दिन आपने दोबारा समझाया, तीसरे दिन आपने दोबारा समझाया, चौथे दिन हमारा खुद का सब्र टूट जाता है और हम चिल्ला देते हैं या फिर बहुत बुरा बोल देते हैं। कहाँ स्टेबिलिटी? तो वही चीज है, पेशेंस हमारे अंदर है, डिटर्मिनेशन भी होता है, फोर्टिट्यूड भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन परसिवरेंस तभी होगा जब ये क्षमता हमारे अंदर होगी। मान लीजिए आप किसी का दिल बदलना चाहते हैं, और दिल बदलना कोई आसान काम नहीं है। आपने परसुएशन मान लीजिए पढ़ लिया दिल बदलने के लिए, तो वो परसुएशन आपने जो 30 मिनट में पढ़ा, उसको करने के लिए आपको 30 दिन की मेहनत चाहिए। आपको खुद का वैसा चेंज होना जरूरी है। आप किसी का दिल बदलने निकले, वो इतना बुरा है कि एकदम आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है, तो जाहिर सी बात है वो एक दिन में आपकी बात नहीं समझेगा, आपको हफ्तों महीने लग जाएंगे। आप दिल बदलने गए हैं, अब पता चला हफ्ता गुजरते गुजरते आप ही नहीं झेल पाए और झल्ला के आप वापिस आ गए, कैसे होगा? नहीं होगा ना। स्टेबिलिटी जो है आती है परसिवरेंस से। ठीक है, अब मान लीजिए कि परसिवरेंस, हाँ बोलिए। हाँ, तारिक जमील के अंदर ये जो है सारी चीजें हैं, और भी इसके अलावा कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जैसे विकास सर के अंदर है ना। नहीं, परसिवरेंस नहीं है। अगर हम 3 एग्जाम्पल लें, एक सेक्युलर वे में एक नास्तिक ले लीजिए विकास सर को, इस्लाम में इस्लामिक स्कॉलर्स में से ले लीजिए मौलाना तारिक जमील जी को, और हिंदुइज्म से आप ले सकते हैं, एक हैं साउथ इंडिया में सदगुरु, नाम सुने आप लोग? उन, उनको ले सकते हैं, या फिर एक और हैं, आजकल इंस्टा पे रील्स वगैरह आप लोग देखते होंगे, उनका नाम हमको नहीं याद है, वो राधा कृष्ण के भक्त हैं, येलो वगैरह, पूरा दरबार येलो येलो रहता है, नाम नहीं याद है, तो उनके अंदर परसिवरेंस आप देख सकते हैं। वो इसलिए कि हर चीज में उनके अंदर टॉलरेंस, यहाँ तक कि किसी मुस्लिम से भी बात करेंगे तो हमारे ही वैल्यूज के हिसाब से काम करने को बोलते हैं, यानी कि हिंदुइज्म में जो बातें कही गई उसके हिसाब से काम करने को बोलते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत से लोग मिल जाएंगे, बट ये फेमस फेमस हैं तो वो बता रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपके अंदर परसिवरेंस नहीं है, तो कैसे आपके अंदर डेवलप होगी? तो डेवलप करने का सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि आप पेशेंस अपने अंदर बनाए रखें, और उसको बनाए रखने के लिए आपको जो परेशानी आती है ना, जैसे हमने कहा ना कि अगर आपको किसी को सुधारना है तो एक हफ्ता में आप झल्ला के भागिए मत। होता है, नहीं समझ रहा है सामने वाला, आप इरिटेट हो जाता है, तो वही इरिटेशन जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी खुद को बनाए रखना, इस हद तक अपने आप को ट्रेन करना। जब ये कोशिश करेंगे, आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही आपके सामने, आप जो चाह रहे हैं नहीं हो रहा आपके सामने, फिर भी आप अपने आप को वहाँ पे रोकें, ये एक बड़ा मुश्किल काम है ना। तो ऐसे ही मुश्किल प्रोसेस से होकर जब तक गुजरेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर परसिवरेंस नहीं आएगा। सेकंड चीज़ क्या है कि आपके अंदर वेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्विक एक्शन हम लोग करते हैं और क्विक रिजल्ट चाहते हैं। कोई काम किया, फटाक से चाहते हैं कि हर चीज़ हो जाए। आपने कोई चीज़ पढ़ी और आप, जैसे आता है ना, कुछ नई चीज़ सीखी और एकदम हम लोग उड़ने लग जाते हैं ना, सबके अंदर ये होता है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा कुछ हुआ है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरा, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, सारा जोश गायब हो जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा अपने आप को। जब तक इंतज़ार नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, और इंतज़ार भी कहाँ से होगा? जब आपके अंदर पेशेंस होगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ एक ये है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं
जिस भी वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। अगर हम किसी और तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, किताबें पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, किसी के समझाने से नहीं समझ पा रहे हैं, वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम खुद से सोचें। और खुद से सोचने का हम बार बार कहते हैं हर जगह पे, सबसे बढ़िया तरीका है रात में सोने से पहले सोचें कि आप दिन भर क्या क्या किए हैं, कितने लोगों को आपकी बात से तकलीफ हुई, कितने लोगों को आपके बिहेवियर से ठेस पहुंची, नोविंगली या अननोविंगली, जानबूझकर या अनजाने में भी। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो मन में एक नियत आप करते हैं कि हाँ ठीक है, हम ये चीज़ ध्यान देंगे, भले बोले ना आप, लेकिन मन में एक ये एहसास होता है, आपका दिल सोचता है कि हाँ ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हो सकता है आप अगले दिन वही गलती दोबारा करें, लेकिन अगले दिन फिर से आप अपना एक एनालिसिस करिए, खुद की कमियों को देखिए। जब आप इस तरीके से एक रेगुलर एफर्ट्स लगाते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक बदलाव दिखाई देगा। अगर एक दिन आपने कोशिश की तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में दिखाई दे, दूसरे दिन आप वापस उसी पे लौट आएं, लेकिन करते 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 आपको लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं सोचना, रात में रील देखनी होती है मान लीजिए, तो आप क्यों आप 1 घंटा अपने आप को देखें हम दिन भर में क्या क्या किए। तो आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं, अपनी बातें लिख सकते हैं, आपने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें आप डायरी में लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे तो पहला ये कि जो बुरी चीज़ें आपके दिन में गुजरी, वो बुरी चीज़ें आपके मन से निकल जाएंगी, आपका मन हल्का हो जाएगा। और जो बुरी चीज़ें आपने खुद की, जब आप लिखेंगे तो उस पर एक बार आप खुद विचार करेंगे और शायद आप एक अच्छे रास्ते की ओर बढ़ें, उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। कोई इंसान जो बेसब्र है, सब्र नहीं उसके अंदर, कोई इंसान जो बहुत नेगेटिविटी फैलाता है, आप पाएंगे कि उनके साथ रहते रहते आपका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। कोई इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है, आप पाएंगे कि उनकी ओवर थिंकिंग कभी कभी आपको परेशान करने लगती है। तो कंपनी अच्छी रखिए साथ में। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि जो इंसान ओवर थिंकिंग करे उनको छोड़ के भाग जाइए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बड़े विद्वान लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से दूर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि उनकी अगर ओवर थिंकिंग है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो वो अपनी ओवर थिंकिंग से खुद भी परेशान होते हैं। जो ओवर थिंकर होंगे वो जानते होंगे। तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि डिसऑर्डर है। तो आपको छोड़ के भागेंगे अगर आप, तो वो उनका ओवर थिंकिंग एंजाइटी में कन्वर्ट होगा। और एंजाइटी क्या है? एंजाइटी मान लीजिए कि कोई ऐसी परेशानी जो उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं उसको, यही तो एंजाइटी है। आपने कोई काम किया, आप नहीं हुआ, आप मान लीजिए आप उसको सोचे जा रहे हैं। कोई बात आपके सामने है कि आप सोच रहे हैं नहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ये अगर हम नहीं कर पाए तो फिर हम कैसे ऐसे करेंगे। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और यही बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। तो ऐसे मौके पर अगर आप छोड़ के भागेंगे तो मे भी आप उसकी सुसाइड की हो सकता है वजह बन जाए, या डिप्रेशन की वजह बन जाए। तो एक बैलेंस्ड फॉर्म में चीज़ें देखनी चाहिए। और हाँ, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे तो भी एक दिक्कत क्रिएट होती है कि जैसे स्पून जो है, स्पून फीडिंग होती है इंसान को खुद से। जैसे कि होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, बार सिर्फ उंगली पकड़ के ही चलना सिखाएंगे तो वो नहीं चलेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा ताकि 2-4 बार गिरे, फिर से खुद से वो कोशिश करके खड़ा हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ा खुद से भी मौका देना चाहिए ताकि वो थोड़ा लड़खड़ाएं और सीखें। तो बहरहाल कंपनी भी जो है आपकी मायने रखती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि कंपटीशन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लिमिटेड कंपटीशन रखना चाहिए। आजकल जैसे जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हर चीज़ में अव्वल रहें, हर रेस में भागते हैं, हर जगह जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बेहतर करना एक अलग चीज़ है, कंपटीशन करना एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे मतलब होते हैं ना कुछ लोग, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हम फर्स्ट रैंक लेके आए, फर्स्ट रैंक लेके आए, उसमें गए वहाँ पे भी वही सिर्फ मार्क्स रैंक, मार्क्स रैंक, एकदम भागे जा रहे हैं। जब हम इस तरीके की दौड़ में होते हैं तो हम जो फंडामेंटल जो वैल्यूज़ हैं ना उससे दूर भागते हैं। पहला तो यही कि हम सामने वाले को कम करना चाह रहे हैं,
हमको ही टॉप करना है, हमको ही रैंक 1 चाहिए, एक ये सोच है। दूसरी सोच एक ये है कि हमको बेहतर परफॉर्म करना है। कौन सी सोच अच्छी है, फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? हाँ, बेहतर परफॉर्म करना ये चीज़ है। जब लिमिटेड कंपटीशन रहेगा ना, तब आप ऐसा सोचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें को बस रैंक ये चाहिए वो चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें, पेशेंस वगैरह और ये सब गायब कर देते हैं। एक होड़ मची रहती है, और ज़्यादातर आप लोग देखिएगा कि ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता है, परेशान रहते हैं या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं आगे चल के। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें थी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है?